तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रेश टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अर्हेनियस इक्वेशन। क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन की रेट को यानी कि रिएक्शन की स्पीड को समझाने के लिए कि कैसे टेम्परेचर के साथ वो रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करती है, उसको समझने के लिए अर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन। और जो आपका अर्हेनियस इक्वेशन है ये आपको क्या बताता है, ये बताता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बताता है ये, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि कैसे टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है, ये हम समझना चाहते हैं। तो इसके लिए अर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया जो आपको याद रखना है बेटा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम का है और अदर एग्जाम्स में भी इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखते हैं अर्हेनियस इक्वेशन क्या था। K इज इक्वल टू, K तो अब आप लोग जानते हो रेट कांस्टेंट है, इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, माइनस EA अपॉन, ये एक इक्वेशन दिया। किसने दिया ये इक्वेशन, अर्हेनियस ने। तो अर्हेनियस ने ये एक इक्वेशन दिया और इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, अर्हेनियस इक्वेशन। और ये कैसे टेम्परेचर के इफेक्ट को समझाएगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन पहले यहां पर जो टर्म्स यूज हुई हैं उनको हम समझ लें। के क्या है यहां पर, रेट ऑफ रिएक्ट, सॉरी रेट कांस्टेंट। क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। के क्या है यहां पर, रेट कांस्टेंट। दूसरा बेटा यहां पर ए जो है ये कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट। इसको सिंपली अपन बेटा अर्हेनियस कांस्टेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अर्हेनियस कांस्टेंट। साथ ही साथ इसको अर्हेनियस फैक्टर भी कहा जाता है, अर्हेनियस फैक्टर या अर्हेनियस पैरामीटर, है ना, फैक्टर या पैरामीटर। तो अर्हेनियस पैरामीटर या अर्हेनियस फैक्टर एक ही बात होती है। या इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहा जाता है। तो मतलब इसके बहुत सारे नाम हैं, अर्हेनियस कांस्टेंट, अर्हेनियस पैरामीटर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद यहां पर जो EA है, EA ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है बच्चों, ये एक्टिवेशन एनर्जी। और दूसरा T है यहां पर, T क्या है, टेम्परेचर। T क्या है बेटा यहां पर, टेम्परेचर। और R क्या होगा, R होगा यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू आपको पता होगी R की, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो ये होती है इसकी वैल्यू। थोड़ा याद रखें, न्यूमेरिकल वगैरह हम काम पड़ेगी। वैसे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैल्यू गिवन होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा याद हो जाए तो बढ़िया है। ये बेटा अर्हेनियस इक्वेशन। और बोर्ड एग्जाम में बताऊं 1 मार्क में सीधे पूछ लेता है व्हाट इज अर्हेनियस इक्वेशन, तो आपको इतना काम कर देना है। फिर अब ये टेम्परेचर के इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करता है ये हम देखते हैं, है ना। तो ध्यान से समझे बेटा कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर कैसे होगा। तो सबसे पहली बात अपने को यह पता होनी चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये तो डिपेंड करती K पर। किस पर डिपेंड करती है, यानी कि हमारे रेट कांस्टेंट पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखा था बेटा इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हम जब रेट लॉ लिख रहे थे वहां पर अपन ने ऑलरेडी देख कर गया है। और यहां पर पावर में कुछ आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर। जो पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यानी कि K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। यहां से ये तो मुझे पता चला कि K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। अब देखते हैं बेटा K की वैल्यू कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है, और उस चीज के लिए इस इक्वेशन को सामने रख के चलता हूं मैं। देखिए आप टेम्परेचर को बढ़ाइए,
टेम्परेचर को बढ़ाइए, ठीक है ना। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो EA अपॉन RT की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? EA अपॉन RT की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, बताओगे? तो बेटा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगी? कम होगी। बिल्कुल सही। लेकिन EA अपॉन RT की वैल्यू से कोई फायदा नहीं मेरा तो फायदा है माइनस EA अपॉन RT। उसके सामने क्या लगा हुआ है? माइनस EA अपॉन RT। तो माइनस, देखो बेटा टेम्परेचर बढ़ा, EA अपॉन RT कम हुआ, तो माइनस EA अपॉन RT क्या होगा? बढ़ेगा ऑब्वियसली बेटा। समझ में आया ना? कोई वैल्यू जितनी छोटी है उसके नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो गई, और कोई वैल्यू जितनी बड़ी है उसकी नेगेटिव वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी। तो माइनस EA अपॉन RT बढ़ता है। कुल मिलाकर के मैं अभी तक जो समझ पाया कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो माइनस EA अपॉन RT बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगी। और पावर जितनी ज्यादा होगी बेटा K की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो मतलब इससे मैं समझ गया कि K की वैल्यू तो बढ़ने वाली है। अरे यस और नो? तो मतलब बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से K क्या हुआ? बढ़ गया। समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। और रेट कांस्टेंट जब बढ़ गया तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती बच्चों? बढ़ती है। ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। कुल मिलाकर के टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है, और रेट कांस्टेंट के इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। तो मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा? कंक्लूजन ये निकलता है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसको कोलिजन थ्योरी के बेस पर भी हम बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाएगा जिनकी कोलिजन एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी से हो रही। क्यों? टेम्परेचर बढ़ा है तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी। एनर्जी बढ़ी, जनरली उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डबल या ट्रिपल हो जाती बेटा। सीधे कितनी हो जाती? डबल या ट्रिपल, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। सुनना मेरी बात, क्या होता है? मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ गया, उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी। तो बेटा ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़नी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बदलेंगे। तो ऐसा देखा गया कि 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जैसे ही हम 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन सीधे डबल या ट्रिपल हो जाता है। इसको अपन आगे चल करके एक टर्म डिफाइन करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस करेंगे। हां, तो देखिए कंक्लूजन ये निकला कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, ये मेरे पास कंक्लूजन आ गया। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है भी। क्या है वो दिक्कत? कि एक्सोथर्मिक में अलग इफेक्ट होगा, एंडोथर्मिक में अलग। उसको कैसे समझें? तो उसको समझने के लिए हम इस इक्वेशन को बेटा दो अलग अलग टेम्परेचर में कंसीडर करेंगे और फिर उसके बाद बता पाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा इसको अपन कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा दूसरे फॉर्म में, लॉग वगैरह के फॉर्म में। क्यों कर रहे हैं? सुनो, यह है e की पावर माइनस EA अपॉन RT। क्या इसका मैथमेटिकल पार्ट आपके पास आया तो आप सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर सकते बेटा अपन। तो क्योंकि ये सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन इस इक्वेशन को। इक्वेशन क्या था हमारे पास? K इज इक्वल टू A इंटू E टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। अब दोनों साइड लॉग ले लो तो क्या होगा? लॉग के, हां बेस E है यहां पर, है ना, इज इक्वल टू लॉग A बेस E पूरा ले लो बेटा, E टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। आता है कुछ समझ में? कुछ नया काम नहीं, हमने दोनों तरफ लॉग लिया, नेचुरल लॉग है, बेस E है यहां पर, है ना। फिर देखते हैं क्या होगा। लॉग K टू द बेस E इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई में है ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे बेटा लॉग में। तो लॉग A प्लस लॉग E टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। अब बेटा ऐसा अपन ने लॉग में पढ़ रखा है कि अगर पावर होती है
तो वो पावर कहां चली जाती है बच्चों? सामने आ जाएगी। देन इट विल बिकम log k इज इक्वल टू log a। पावर आ गई सामने, प्लस माइनस का माइनस डायरेक्ट हमने यूज कर लिया, EA अपॉन RT log e टू द बेस e। अब ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि log e टू द बेस e सेम बेस पर सेम नंबर का log 1 होता है। तो इसीलिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया? log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन RT, और यहां पर 1 पुट कर दिए तो 1 तो बेटा मल्टीप्लाई में चला गया। समझ में आया कुछ? लेकिन ये तो बेस e पर है और मेरे पास जो log टेबल है वो तो बेटा बेस 10 पर है, तो आप इसको बेस 10 पर कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? याद होगा आपको, 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस e की जगह क्या हो जाएगा? बेस 10। सेम यहां भी करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई, बेस 10 हो जाएगा EA अपॉन RT। अब कुछ और किया जा सकता है क्या? 2.303 से इसको डिवाइड कर दो आप, log k इज इक्वल टू log a माइनस, तो जब बेटा मैं इसको 2.303 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 RT। यस और नो? ये बन गया एक और फॉर्म किसका? अर्हेनियस इक्वेशन का। और अपन नॉर्मली न्यूमेरिकल में बेटा इसे ही यूज करते हैं। आपको टेम्परेचर गिवन होगा, R गिवन होगा, A गिवन होगा, K निकालना होगा, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? पहले करिए नोट, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कुछ और चीजों को। तो यहां पर कुछ छोटे मोटे ग्राफ्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। जैसे पहला ग्राफ मैं बनाऊंगा टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में, कि कैसे टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं K और T के बीच में। सॉरी, यहां पर हम लेंगे टेम्परेचर और यहां पर लेंगे रेट कांस्टेंट, है ना? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमें समझना है। तो अभी अभी हमने देखा इक्वेशन क्या था हमारे पास? इक्वेशन था K इज इक्वल टू A e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। तो हमने बोला था टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ेगा, और बेटा E की पावर में है तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो ये सीधा बेटा बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। K शुरू में जितना रहा होगा उतना होगा, और जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया एकदम से ये फटाक से बहुत सारा बढ़ जाएगा। आया समझ में कुछ? तो ये हो गया बेटा। फिर इसके बाद एक और ग्राफ देखते हैं अपन, इस इक्वेशन के हिसाब से समझते हैं। तो एक ग्राफ तो ये ध्यान रखना, K और T के बीच में एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। दूसरा हम देखते हैं हमारे पास रिलेशन क्या है, log K इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T, और साथ में है log A। देखो बेटा ये ग्राफ जो है बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आते, लेकिन आपको मेंस वगैरह में या नीट में बड़े अच्छे से पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से समझें। देखिए ये तो आ गया मेरे पास log K, मतलब इसको अगर मैं समझूं तो ये हमारे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की शकल है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिख रहा है? यहां पर थोड़ा सा इसको कर लेंगे अपन, प्लस log a होगा, है ना? क्या होगा यहां पर? प्लस log a। तो मतलब मैंने इसीलिए बेटा कन्वर्ट किया था, आप लोग भी समझ गए होंगे देखते ही, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे मैक्सिमम ग्राफ तो बेटा y बराबर mx प्लस c से ही चलते हैं। तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा हमारा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन? नहीं नहीं नहीं, कैसा बनेगा? तो ये देखिए y में क्या लिया हमने? log k। तो यहां पर y एक्सिस में क्या ले लेना आपको? log k। और x की जगह क्या है बेटा? 1 अपॉन टी, तो यहां पर भी क्या ले लेंगे? 1 अपॉन टी। तो अब ये ग्राफ बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन विथ सी इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन विथ सी इंटरसेप्ट। तो लेकिन बेटा ध्यान से देखो एक और बात, ये ग्राफ
थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, देखना यहां पर क्या है, m जो है वो माइनस EA/2.303R है, मतलब नेगेटिव जो स्लोप है वो नेगेटिव है। क्योंकि यहां पर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ एक्चुअल में बनेगा ऐसा, स्ट्रेट लाइन विथ C इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। तो अगर आपसे इसके लिए स्लोप पूछी जाए, स्लोप पूछ ली जाए या आपसे इंटरसेप्ट पूछ लिया जाए, तो हम देखेंगे कि कैसे बता पाएंगे। सबसे पहले C की जगह क्या आएगा, log A, तो मतलब इसका जो इंटरसेप्ट है C, ये कितना है बेटा, log A। दूसरा इसकी स्लोप पूछी जाए, स्लोप मतलब आप जानते हो बेटा ये एंगल थीटा है, तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगी, माइनस EA/2.303R, ये हो जाएगी इसकी स्लोप, ठीक है। और ये एंगल जो आपका है कैसा होगा बेटा, ग्रेटर देन 90। क्यों होगा, क्योंकि स्लोप क्या होती है, tan थीटा, और tan थीटा नेगेटिव कब होता है, जब एंगल 90 से ज्यादा हो, यानी कि आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो, तब ये आपको केस देखने को मिलेगा। आता है कुछ समझ में, एनी डाउट? इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन प्रॉपर बना लेंगे अब आप लोग, है ना, भावनाओं को समझो। तो इस तरीके से बेटा अपने ग्राफ्स हो गए। चलिए फिर दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए, फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स अर्हीनियस इक्वेशन समझते हैं अपन, फॉर टू, और यहां पर मैं एंडो और एक्सो दोनों के लिए भी बात करूंगा, है ना, डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आया था, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA/RT, सॉरी माइनस EA/2.303RT, ये था हमारा इक्वेशन। अब मैंने मान लिया बेटा एट T1 टेम्परेचर, एट T1 टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर आपका रहा T1, तो यहां पर T1 लगा देंगे तो K की वैल्यू K1 हो जाएगी, बाकी सारी चीजें हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लिए। फिर एट T2 टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, log K2 इज इक्वल टू log A, ये तो कांस्टेंट है, EA/2.303R T2, यस और नो। अब बेटा इनको आप माइनस कर लो दोनों को, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो इक्वेशन 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 कर लो, 2 माइनस 1 कर लेते हैं अपन। 2 में क्या था, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, देखो माइनस करने में ये तो गया, पक्की बात ना, ये बचा क्या, ये हो जाएगा, देखो माइनस जिसको बेटा बाद में जो आ रहा माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब मेरे पास आएगा EA/2.303R कॉमन ले लिया मैंने, 1/T1 माइनस 1/T2। नहीं आया समझ में, ये प्लस का होगा ना, ये तो माइनस का ही रहेगा, तो अपन ने 2 माइनस 1 किया तो ये आ जाएगा मेरे पास। फिर इसको अपन क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा और देखते हैं, लॉग में माइनस में है तो क्या कर देंगे, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R, क्या बचेगा, 1/T1 माइनस 1/T2, ये कर लिया। या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, इसको कैसा लिख सकते हैं, एक और तरीका है, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने, मान लो अगर अलग अलग नंबर रहे तो T1 T2 एंड T2 माइनस T1। अभी ये ऐसा लिखा हूं मैंने, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब तो इसी से करोगे। अब ये नहीं बोलेंगे कि दो फॉर्मूले याद करने, आपको दोनों में से कोई एक बेटा मैं तो सजेस्ट करूंगा इसे याद करिए आप लोग, और इससे आपका बहुत सारा काम होने वाला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपन इससे करने वाले हैं। तो इसको बढ़िया पहले आप क्या करेंगे, नोट करिए, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं अपन आगे और समझते हैं
कि कैसे टेम्परेचर चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। मतलब हमारा जो मेन मोटो था आज के टॉपिक का वो क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि कैसे टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है। मैंने अभी अरहिनियस इक्वेशन से भी बता दिया था, लेकिन एक्चुअल बात अब मैं यहां पर अब बता पाऊंगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसे लेकर के चल रहे हैं अपन। ये रही आपके पास इक्वेशन, ये रही आपके पास इक्वेशन, जिसे आप यूज करके चलोगे और सारी बातें हम इससे करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अब देखिए यहां पर हम बोल रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो पहले हम बात कर रहे हैं फॉर, या यहां पर बात कर रहे हैं बेटा फॉर नहीं, इफ T1 इज लेस देन T2 या T2 इज ग्रेटर देन T1। इसका मतलब क्या हुआ यार कि T1 जो टेम्परेचर था वो कुछ कम था, T2 जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। मतलब मैं T1 से T2 पर गया, मतलब मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं बेटा, बढ़ा रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब बेटा हम टेम्परेचर को यहां क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या होगा ध्यान समझिए, T1 इज लेस देन T2, देन 1/T1 और 1/T2 में क्या रिलेशन होगा बताओगे क्या? T1 अगर छोटा है तो 1/T1 1/T2 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बेटा, रेसिप्रोकल, समझ गए ना। जैसे मान लो 2 और 3 है तो 2 इज लेस देन 3 बट 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। वैसे ही बेटा T1 इज लेस देन T2 बट 1/T1 इज ग्रेटर देन 1/T2। अब बताइए कि यहां 1/T1 ग्रेटर है, अगर ये ग्रेटर है तो इससे क्या समझ में आ रहा है मुझे, इससे समझ में आ रहा है कि log K2 by K1 की जो हमने बात की, अगर मान लो 1/T1 इज ग्रेटर देन इट विल बी पॉजिटिव। ये कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव कब आएगा, जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो और नीचे वाली वैल्यू कम हो। क्यों ध्यान सुनना, अगर ये 0 पॉइंट समथिंग आ गया ना तब तो क्या होगा, 0.00 समथिंग इस टाइप का आ गया तो इसका लॉग नेगेटिव आ जाएगा। log 1 कितना होता है बेटा, 0 होता है। log 0 पॉइंट एनी नंबर अगर आया तो वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा। log 1 से ज्यादा वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा कि K2 इज ग्रेटर देन K1। इसका मतलब क्या है, K2 इज ग्रेटर देन K1। और अब भी देखा हमने K2 बड़ा है, मतलब जैसे ही हमने टेम्परेचर T1 से बढ़ा करके T2 किया, रेट कांस्टेंट K1 से बढ़ करके K2 हो गया। बात समझ में आई। अब क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ गया, रेट कांस्टेंट क्या हो गया है, बढ़ गया है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। तो इससे कंक्लूजन निकल गया हमारे पास, इससे क्या कंक्लूजन निकल गया कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। यस और नो। तो ये बात हमने वहां भी की थी, यहां भी कर ली। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको ध्यान रखें बेटा, फिर इसके अपन अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन हमारे पास ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट के ऑफ अ रिएक्शन एट, यहां देखिए T1 आपको गिवन है 227 डिग्री सेल्सियस। कभी भी देखो न्यूमेरिकल में कुछ होता है थोड़ी, गिवन जो है उसको लिखा करो ताकि आपका दिमाग काम करेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। T2 इज 427 डिग्री सेल्सियस। और यहां देखिए K1 दिया आपको, K1 इज 0.02 सेकेंड इनवर्स एंड K2 इज 0.2 सेकेंड इनवर्स। अच्छा, यहां पर मान लो क्वेश्चन कुछ और होता मेरे पास, सपोज मेरे पास जो क्वेश्चन होता वो ऐसा कुछ होता कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बता पाते अपन, क्या इस इतने डेटा से कहीं ऑर्डर बता पाता क्या मैं, कितना होता ऑर्डर इसका, फर्स्ट ऑर्डर होता। कैसे बताता मैं, ध्यान देना, मैं देखता रेट कांस्टेंट की यूनिट, अगर ये यूनिट होती मोल
पर लीटर पर सेकेंड तो ऑर्डर होता 0, यूनिट है सेकेंड इनवर्स तो ऑर्डर कितना होगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर। समझ गए ना? तो अपन ये रेट कांस्टेंट की यूनिट देख करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। चलिए अपने को तो निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या निकालनी है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। अब याद करो कोई फॉर्मूला है क्या इसके लिए मेरे पास? बिल्कुल है बेटा। कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है अपने पास log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन। अब इसमें वैल्यू पुट करना कोई बड़ी बात है क्या? क्या हो जाएगा? log K2 कितना रख देंगे? 0.2 अपॉन 0.02 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू कितनी होगी बेटा? हाँ, ये हो जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब इसको क्या हम पहले केल्विन बदल लें? तो केल्विन में कैसे चेंज करेंगे? T1 को प्लस 273 कर लो तो कितना आएगा? 273 प्लस करने में 500 आ जाएगा क्या? यस और नो? 273 ऐड करो ना, इसमें 500 हो जाएगा और इसमें 273 ऐड करो कितना आएगा? 700 हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे? ये निकल जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? ये देखो पॉइंट से पॉइंट तो गया, एक जीरो ऊपर गया तो ये log 10 हो गया। log 10 कितना होता है? 1 EA अपॉन, अब मल्टीप्लाई वगैरह बेटा ये आप लोग कैलकुलेशन करो, है ना? आंसर लेके आओ बढ़िया, आराम से इसका आंसर आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी आएगी जो कि यूनिट क्या होगी इसकी? जूल, है ना? तो आप निकाल लो इसको आगे।